तीन लोग जुड़ गए हो ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चंदन अभी देखो आएगा, बीच में ज्वाइन कर लेगा, ठीक है? जी सर। आप लोग तैयार हो ना? हाँ सर यस सर। तैयार। पता है इस सेमेस्टर का आप लोगों को कौन सा पढ़ना है? हेलो? नो सर अभी तो, हेलो सर अभी तो नहीं पता है सर। अच्छा, पता नहीं है अभी कुछ। हम लोग तर्क संग्रह को पढ़ेंगे, तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट का है, ठीक है? जी सर। हेलो? हाँ सर। यस सर। यस सर। आवाज जा रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नो सर। सर। तो ये टेस्ट जो टेक्स्ट बुक है, दिस टेक्स्ट बुक तर्क संग्रह ऑफ अन्नम भट्ट इज मोस्ट पॉपुलर एंड बेसिक टेक्स्ट ऑफ द न्याय वैशेषिक स्कूल। ये न्याय वैशेषिक स्कूल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत ही पॉपुलर भी है। और जो है ये टेक्स्ट संस्कृत में है, जिसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको हम लोग कन्वर्ट करके डील करेंगे, ठीक है? और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को स्टडी के पहले इस टेक्स्ट में मूलतः लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी को डील किया गया है। और यह जो है केवल न्याय वैशेषिक सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें और सिस्टम को समझने के लिए भी यह टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है? और इस जो टेक्स्ट आप लोगों ने देखा है कि नहीं? मैंने तर्क संग्रह का एक जो है पेपर प्रपोजल जो है उस पर भेजा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। देखा है कि नहीं खोल के उस पर? हेलो? नो सर अभी नहीं देखा है सर। अभी नहीं देखा तो उसको आप लोग नो सर। ओपन कर लेना, देख लेना। ओके आज सर। हम लोग थोड़ा सा इंडियन फिलोसफी को देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा सा देखें कि क्योंकि बिना बैकग्राउंड कोई भी जो देखिए टेक्स्ट जो ग्रंथ लिखा जाता है, तो जो भी लेखक होता है उसकी विश्व के प्रति एक दृष्टि होती है। ये दृष्टि उसकी क्या है, ये जानना हमें बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम इससे परिचित नहीं होते हैं कि वे कहना क्या चाह रहे हैं, हम उनको सही रूप में समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें उनके वर्ल्ड व्यूज को पहले समझना होगा, लेखक की जो दृष्टि है उसको समझना होगा। और यह जो तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह पढ़ने के पहले हमें इंडियन फिलॉसफी के बैकग्राउंड को पहले समझना होगा कि भारतीय दर्शन का मूल स्वरूप क्या है। और बिना भारतीय दर्शन के हम इसको कहीं किसी भी रूप में नहीं कर सकते। वी विल हैव टू कंप्लीट दिस टेक्स्ट इन दिस सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में पूरा टेक्स्ट कंप्लीट करना है, जो कि पूरी तरह संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन इसकी रीडिंग के पहले जो हमें बैकग्राउंड देखना है, अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। आप लोग जानते हैं इंडियन फिलोसफी के सिस्टम को समझना होगा, जो बहुत हमें इसेंशियल है, बहुत बेसिक सिस्टम। कितने सिस्टम है इंडियन फिलोसफी में, कितने स्कूल्स को माना गया है, आपको पता है? 6 6 क्या है? so 6 schools of philosophy, major schools. 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं और 3 हेटेरोडॉक्स 3 स्कूल्स हैं yes sir, yes इंडियन sir, yes फिलोसफी, ठीक है? yes sir. और they are systematic speculations on the nature of the reality which contains various aspects of the truth। ये जो है जो बेसिक हमारा जो मतलब जो नेचर का स्वरूप है, अर्थात हमारे जो रियलिटी क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए ये सारे सिस्टम्स हमारे पूरे बने हुए हैं, ठीक? देखें तो भारतीय दर्शन पूरी तरह यहाँ देखा जाए इसेंशियली स्पिरिचुअल है, और फिलॉसफी और रिलीजन का यहाँ पर एक गहरा संबंध भी है, ठीक है? फिलॉसफी और रिलीजन आर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ ईच अदर इन इंडिया। अगर देखा जाए तो रिलीजन क्या है? रिलीजन इज ए लिविंग एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ है। तो ऑफ रियलिटी, it is an insight into the nature of which leads to liberation। अगर देखा जाए तो फिलॉसफी का रियलिटी को समझने का एक तरीका है। इस रूप में देखें तो इंडियन फिलॉसफी इज नॉट आइडियल थियोराइजेशन, ये केवल थियोराइजेशन का नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट के रूप में है।
और फिलॉसफी, जैसा कि हम लोग जानते हैं सामान्यतः दर्शन के विषय में, कि दर्शन इसको कहा जाता है फिलॉसफी को, लेकिन फिलॉसफी का जो बेसिक, जो फिलॉसफी का कांसेप्ट है, वो बेसिकली एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स का है, लेकिन Yes, दर्शन sir. उससे थोड़ा भिन्न हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दर्शन जो है, जिस रूप में फिलॉसफी का माना जाता है, तो विजन ऑफ रियलिटी है एज होल। मतलब अगर हम देखें, इट इज एन इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द होल रियलिटी, संपूर्ण सृष्टि को देखने का एक नजरिया है। लेकिन दर्शन फिर भी इससे इसलिए भिन्न हो जाता है इस रूप में कि दर्शन की जो व्युत्पत्ति हुई है, ये संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ठीक है। लक्षणतया, लक्षणा विधि से देखने का तात्पर्य मुख्य रूप से है जानने से है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो देखा जाए वह दर्शन है। इस प्रकार अगर हम देखें तो दर्शन शब्द से परम तत्व होता है। एक अन्य हमारी जो व्युत्पत्ति के अनुसार अगर देखें तो कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिनके द्वारा देखा जाए या जाना जाए वह दर्शन है। इस प्रकार दर्शन शब्द से उन साधनों या प्रमाणों का बोध होता है जिससे परम तत्व का हमें ज्ञान होता है। भारतीय विचारधारा देखें तो दर्शन का जीवन से अत्यंत घनिष्ठ संबंध माना गया है, और यहाँ पर दर्शन जो मूलतः जो है वह ऋषियों द्वारा जो जीवन एवं जगत को समझने का उनका एक प्रयास है, ऋषियों द्वारा जो भी अनुभव किया गया जीवन और जगत के संदर्भ में, इन अनुभव किए गए जो भी तथ्य हैं उनका विश्लेषण है पूरा दर्शन। तो यहाँ देखें तो दर्शन एक विचार प्रणाली मात्र नहीं है भारतीय परंपरा में, जो कि वे ऑफ थिंकिंग का, जैसा कि वेस्ट में माना जाता है वे ऑफ थिंकिंग को फिलॉसफी माना जाता है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो यह वे ऑफ लाइफ के रूप में एक जीवन प्रणाली बन जाता है। और जैन दर्शन ने तो यहाँ तक कहा है स्पष्टतः कि जीवन ज्ञान के लिए नहीं है, अपितु ज्ञान जीवन के लिए है। तो दर्शन वही है जो जीवन का साधक है। इस रूप में अगर देखें तो दर्शन जीवन एवं जगत को समझने का एक प्रयास है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। और यहाँ पर देखें तो जो भी सिक्स सिस्टम हमारे हैं, हम लोगों ने देखा था आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक की परिभाषा क्या है, आस्तिक के विषय में आप लोग जानते हैं, कोई बताएगा? हेलो, तो जो भी है So the आस्तिक इसलिए कहा जाता है called आस्तिक, orthodox because they believe in the authority of the authoritativeness Vedas. of Vedas. Yes, sir. As against this, इसके विपरीत अगर देखें तो they are the philosophical system which do not believe in the authoritativeness of Vedas. They are called नास्तिक। तो Yes, sir. इस रूप में देखें तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 6 हमारे आस्तिक दर्शन है। तो Yes, sir. चारवाक, जैन एवं बौद्ध, ये हमारे 3 नास्तिक दर्शन है। Yes, दे sir. आर रेफर्ड टू एज हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स। इसीलिए हेटेरोडॉक्स की जो परिभाषा नास्तिक की दी गई है वो है नास्तिको वेद निंदक। द टर्म आस्तिक and Nastic do not means here one who believes in God and one who does not believe in God, respectively, because this system of Mimamsa and Sankhya are Astic darshan and yet they believe in God. आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में जो भेद है वो उसका आधार ईश्वर कहीं भी नहीं है, जो कि एक सामान्य तरह लोग ऐसा सामान्य रूप में मानते हैं। वो थीस्ट और अथीस्ट का विभाजन है कि जो ईश्वर विश्वास करते हैं वो थीस्ट होते हैं, और जो ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं
वो अथिष्ट होते हैं। डिवीजन ये जो केवल है एक वेदों दूसरी की अवधारणा है, प्रामाणिकता इसलिए है, आस्तिक और कि नास्तिक। जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं अर्थात वेदों को प्रमाण के रूप में जो स्वीकार करते हैं वे आस्तिक होते हैं, और जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं वे नास्तिक होते हैं। और इस परंपरा में अगर देखें तो भारतीय दर्शन में इस आस्तिक नास्तिक डिवीजन के साथ भारतीय दर्शन में बहुत सारी बातें और हैं जो हमारे इसके लिए महत्वपूर्ण है जानना। वो है कि इसकी इस रूप में देखिए तो मूल प्रवृत्ति जो पूरी तरह आध्यात्मिक है और दुखानुभूत एवं आध्यात्मिक असंतोष से भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। अर्थात संपूर्ण भारतीय विचारधारा चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसकी उत्पत्ति दुखानुभूत या आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। सभी भारतीय दार्शनिकों ने अपने तात्विक विवेचन में जीवन को दुखमय एवं चराचर जगत विश्व की घटनाओं तथा वस्तुओं को स्वभाव का दुखात्मक पाया और उसके निवारण हेतु अपना दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया। इन्होंने जीवन को दुखों से परिपूर्ण पाया, इसीलिए पुनर्जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु तथा प्रिय वस्तुओं के विनाश से उत्पन्न दुख जीवन के कट सकते हैं। आप गौतम बुद्ध के जीवन को, उनके 4 आर्य सत्य को देखें तो उनका पहला आर्य सत्य है संसार में दुख है। ये अलग बात है कि उस दुख के अनुभव के बाद, उसके विश्लेषण के बाद इन्होंने दुख से निवृत्ति का मार्ग भी प्रस्तुत किया, दुख निरोधगामिनी मार्ग भी दिया, दुख निरोध का मतलब भी समझाया और दुख का कारण भी जानने का प्रयास मतलब प्रस्तुत किया। अर्थात केवल उद्देश्य जरूर यहाँ पर अनुभव के रूप में संसार का दुख रहा, लेकिन दुख से मुक्ति के लिए जो मार्ग प्रस्तुत किया, ये सारा चीज उनके परम विचारधारा में मिला। तो समस्त ऋषियों ने जो भी दर्शन को डेवलप किया वो बेसिकली अपने अनुभव के विश्लेषण के क्रम में अपनी विचारधारा को विकसित किया। भारतीय दर्शन को अगर हम मूल रूप में देखते हैं तो प्रारंभिक विचारधारा में मूलतः प्रमेय विषय का चिंतन था, प्रमाण का उतना चिंतन नहीं। अर्थात भारतीय परंपरा में तत्व मीमांसा मूल रही है। तत्व मीमांसा का मतलब है कि जो मेटाफिजिक्स अर्थात जो बियॉन्ड फिजिक्स होता है, अर्थात फिजिक्स जो विज्ञान है, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जिसका हम सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं वो सब विज्ञान होता है, जो कर सकते हैं। लेकिन जिसका सिस्टमेटिक अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं वह सब कुछ हमारा मेटाफिजिक्स हो जाता है। तो मूलतः मेटाफिजिक्स के अंदर 3 विषय आते हैं। एक विषय हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ईश्वर की अवधारणा। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, आत्मा की अवधारणा। और तीसरा है द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की रियलिटी क्या है। ये सारे विषय जो है हमारे मेटाफिजिक्स के रहे हैं, और इन मेटाफिजिकल विषय को जो वर्ग इनको, इनका जो टूल्स बना, इनको जस्टिफाई करने का भारतीय परंपरा में जो टूल्स खोजा गया, उस रूप में ज्ञान मीमांसा का डेवलपमेंट हुआ। भारतीय परंपरा में, चिंतन परंपरा में बहुत बाद में जो है ज्ञान मीमांसा का ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि जब तत्व मीमांसीय प्रश्नों पर, तत्व मीमांसीय समस्याओं का जब निराकरण करने का प्रयास किया गया, तो जब उसका खंडन हुआ, मंडन खंडन की प्रक्रिया में बहुत सारे टूल्स को फिर वहां पर उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें ये जो है पूरा पूरा ज्ञान मीमांसा का विकास भारतीय परंपरा में ज्यादा हुआ है। यहाँ पर देखें तो हम लोगों को जो स्टडी करना है मुख्यतः न्याय सूत्र का करना है, वो न्याय परंपरा को ही देखना है। न्याय परंपरा में यह ग्रंथ है, तो हम देखें तो न्याय परंपरा में जो किसी भी भारतीय परंपरा में जो पहला आस्तिक परंपरा के ग्रंथ है सब सूत्रों के रूप में है। पहले सारे ग्रंथ जैसे न्याय सूत्र गौतम ने लिखा, सांख्य सूत्र कपिल ने लिखा, वैशेषिक सूत्र जो है योग सूत्र पतंजलि ने लिखा, वैशेषिक जो हमारे कणाद ने लिखे, जितने भी हमारे हैं, या मीमांसा सूत्र जो है जैमिनी ने लिखा, फिर वादरायण ने जो है ब्रह्म सूत्र लिखा। तो सारे जो सूत्र लिखे गए ये सूत्रों में पहले बात की गई थी, और न्याय परंपरा इस रूप में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ती है कि जैसे पहले सूत्र लिखा गया, फिर सूत्र पर जो कमेंट्री होती है उसको समझाने के लिए तो भाष्य लिखा गया,
तो न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन ने लिखा। फिर उसी तरह फिर भाष्य को समझाने के लिए यहाँ उद्योतकर ने न्याय वार्तिक लिखा। फिर वार्तिक को समझाने के लिए वार्तिक को और एलोबरेट करते हुए न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र ने लिखी। और इसके बाद वाचस्पति मिश्र के इस न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका को और जो समझाने के लिए उदयनाचार्य ने तात्पर्य पर शुद्धि लिखी। अर्थात ये विकास की एक परंपरा हमारे भारतीय चिंतन में मिलती है। हर दर्शन के विकास में इस तरह के ग्रंथों की विकास परंपरा आगे बढ़ती है। और इसी क्रम में देखें तो उदयनाचार्य ने आत्म तत्व, विवेक एवं न्याय पुष्पांजलि जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। ये उदयनाचार्य के पीरियड तक प्राचीन जो भारतीय परंपरा में जो न्याय को कहा जाता है प्राचीन न्याय के नाम से जाना जाता है। फिर 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय आते हैं जो तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखते हैं और यहाँ से नव्य न्याय की एक नींव पड़ती है। बहुत सारे, क्योंकि प्राचीन न्याय में बहुत सारे जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी रियलिटी को समझने की, तो उसमें लैंग्वेज और रियलिटी के बीच में जो एक रिलेशन होता था, एम्बिग्यूटी जो बनी होती थी, वो दूर नहीं हो पा रही थी। क्योंकि लैंग्वेज और रियलिटी का एक विशेष तरह का संबंध है। पूरे भारतीय परंपरा में देखें तो इसको लेकर के दो तरह की अवधारणाएं हमारे चिंतन में मिलती हैं। एक अवधारणा जो आइडियलिस्टिक की है, वो ये दिखाती है कि रियलिटी कैन नॉट कैप्चर्ड बाय लैंग्वेज, अर्थात रियलिटी को कभी लैंग्वेज पकड़ नहीं सकता। अर्थात लैंग्वेज की लिमिट है। भाषा जो है कभी भी यथार्थ स्थिति को, वास्तविक स्थिति को, जो हमारा रियलिटी है, उस रियलिटी को टच नहीं कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी अवधारणा जो हमारी अटर रियलिस्ट की है, जो न्याय वैशेषिक सिस्टम की है, वह ये मानती है कि रियलिटी कैन बी कैप्चर्ड। वो कैप्चर, भाषा में जो है, लैंग्वेज में जो है रियलिटी कैप्चर की जा सकती है। और उस दृष्टि से उन्होंने बल्कि पूरे संसार की, जगत के विश्लेषण का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, वो अपनी इसी रियलिस्टिक अप्रोच के आधार पर किया। और इस दृष्टि से देखें तो इसी रियलिटी और लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए, किसी तरह की एम्बिग्यूटी से मुक्त करने के लिए एक इन जो है न्याय परंपरा में एक नई लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसको हम लोग नव्य न्याय लैंग्वेज कहते हैं। और इस नव्य न्याय लैंग्वेज में जो सबसे प्रमुख इसमें ग्रंथ जो है डेवलप हुआ, इस वो ग्रंथ उसी भाषा में, उसमें गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि पहला ग्रंथ है, लेकिन और सारे ग्रंथ इसी लैंग्वेज में लिखे जाने लगे। और न्याय वैशेषिक परंपरा में एक और महत्वपूर्ण बात आई कि पहले न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन स्वतंत्र रूप में जो है अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहे थे। एक मुख्यतः प्रमेय शास्त्र के रूप में था, दूसरा प्रमाण शास्त्र के रूप में था। इसमें न्याय दर्शन का मुख्य फोकस प्रमाण शास्त्र पर था। वैशेषिक का जगत का जो पदार्थ की अवधारणा है उसको लेकर के पूरा डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन न्याय और वैशेषिक दर्शन का एकीकरण किया गया, और फिर न्याय और वैशेषिक दर्शन का जब एकीकरण हुआ तो यह एक परंपरा चली, जिसमें इसी परंपरा में 17वीं शताब्दी में अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह, इस जो ग्रंथ है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, वो ग्रंथ लिखा गया है। अर्थात यह ग्रंथ न्याय वैशेषिक की एक एकीकरण की परंपरा का ग्रंथ है, और जो अन्नम भट्ट द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। यह ग्रंथ अपने आप में एक यूनिक अवधारणा है, जो कि भारतीय दर्शन की जो है एक आधारभूमि को मजबूत करने का ग्रंथ है। और यह ग्रंथ, जैसा कि सामान्यतः भारतीय परंपरा में किसी भी ग्रंथ को जब लिखा जाता है तो उसके पीछे 4 तत्व उसके महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 4 तत्वों में है, एक जैसे विषय ग्रंथ का क्या होगा, फिर उसका प्रयोजन क्या होगा, फिर उसके संबंध क्या होंगे, और इसका अधिकारी कौन होगा। और इस दृष्टि से देखें तो
जिसको कि इस परंपरा में अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। और इस दृष्टि से देखें तो यह जो तर्क संग्रह है, इसमें पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है। इसका विषय पदार्थ है और प्रयोजन देखें तो पदार्थ के स्वरूप का पूरी तरह विश्लेषण किया गया है। और इसके हम देखें तो इसमें जो संबंध है, इनमें संबंध क्या है कि जो हमारे इसमें तीन चीजें हैं। उद्देश्य, क्योंकि ग्रंथ की जो मेथोडोलॉजी है वो है उद्देश्य लक्षण परीक्षा। उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब है लिस्टिंग द कंटेंट्स टू बी डिस्कस्ड। जो कंटेंट है उनका जो नंबरिंग उनका करना, ये उद्देश्य है। और इन कंटेंट्स को डिफाइन करना, ये उसका लक्षण को बताना है, उनकी परिभाषित करना। और तीसरी जो स्थिति है वो है एग्जामिनेशन, इनकी परीक्षा करना। इन तीनों जो मेथोडोलॉजी के आधार पर ये सारी चीज सबको व्यवस्थित किया गया है पूरे ग्रंथ में। और इसके अधिकारी के रूप में अगर हम देखें तो ग्रंथ का जो पहला पहला जो हमारा श्लोक है ग्रंथ का, जिसमें कहा जाता है निधाय हृदय विश्वेश्वम विधाय गुरु बंधनम बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अर्थात यह जो तर्क संग्रह है, यहाँ पर दिखाते हैं अधिकारी कौन है। यहाँ पर देखें तो ये कहते हैं आफ्टर द प्लेसिंग इन द हार्ट टू द गॉड, ईश्वर को अपने हृदय में धारण करते हुए एंड जो टीचर को रिस्पेक्ट करते हुए, एंड निधाय हृदय विश्वेश्वम विधाय गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करते हुए, दिस टेक्स्ट बुक तर्क संग्रह इज बीइंग कंपोज्ड बाय मी। देखिए यहाँ पर राइटर जो है ये पैसिव वॉइस में कर रहा है, वो नहीं कर रहा है इसका मैं रचयिता हूँ, बल्कि कह रहा है यह टेक्स्ट बुक मेरे द्वारा लिखी जा रही है, मैं इसका माध्यम हूँ, ये मेरा नहीं है। क्योंकि इन विषयों की चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वो कहते हैं मैं इन विषयों का जो निरूपण कर रहा हूँ, जो इन विषयों को जो चर्चा कर रहा हूँ, यह जो है किसके लिए है। वो जो अधिकारी है बाला नाम सुख बोधा है, अर्थात यहाँ पर वे पर्सन है, द पर्सन हु इज नॉट फेमिलियर विथ न्याय वैशेषिक सिस्टम। बालक का मतलब है हो सकता है वो और बहुत सारी चीजें जानता हो, लेकिन जो न्याय वैशेषिक सिस्टम को नहीं समझता, उनके लिए यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो पहली कारिका में बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने अधिकारी को दिखाते हैं कि इसका अधिकारी कौन है, इसका पढ़ने वाला कौन है, इसका रीडर कौन होगा। द पर्सन हु इज नॉट फेमिलियर, अर्थात जो व्यक्ति इस सिस्टम से परिचित नहीं है, यह ग्रंथ उसके लिए लिखा जा रहा है। तो बहुत ही अपने उद्देश्य पहले ही मंगलाचरण में ही जो हमारे अन्नम भट्ट जी इस बात को एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि यह ग्रंथ जो है, जो भी न्याय वैशेषिक सिस्टम को नहीं समझता है वो इसको पढ़ने का अधिकारी हो जाता है। अर्थात बहुत ही प्रारंभिक लेवल पर बहुत न्याय वैशेषिक सिस्टम की बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर को इस ग्रंथ में पूरे डिफाइन किया गया है। और यह ग्रंथ जो इसमें विषय चुना गया है वह है पदार्थ निरूपण, पदार्थ की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, इंटिटीज क्या है, पदार्थ। पदार्थ का मतलब पदार्थ बहुत सामान्य से पदार्थ जो यहाँ पर न्याय वैशेषिक का जो पदार्थ है, इसमें अब न्याय और वैशेषिक के अलग अलग जितने भी अन्य पदार्थ थे, इनके सात पदार्थों में सब कुछ समाहित हो जाता है, अर्थात सबका अंतर्भाव इनमें कर देते हैं। और भी जितने पदार्थ, जैसे न्याय दर्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट 16 पदार्थों की चर्चा करता है, 16 उनके हैं, लेकिन उस 16 पदार्थों का अंतर्भाव इन सात में न्याय वैशेषिक सिस्टम में कर दिया जाता है। और पूरा इन पदार्थ को लेकर के पूरा ग्रंथ जो है, जो 78 कारिका के रूप में है, 78 जो है श्लोक है पूरे, और उन 78 श्लोक में ये पूरा केवल पदार्थों के इन स्वरूपों की चर्चा है। और देखें तो पहले इसमें जो हमने बताया कि उद्देश्य लक्षण परीक्षा, जो उद्देश्य लक्षण परीक्षा की जो मेथोडोलॉजी है, उसी ढंग से प्रारंभिक जो है स्थिति में शुरू में पहले उद्देश्य को डिफाइन किया जाता है, फिर लक्षण को डिफाइन किया जाता है, अब फिर उनको एग्जामिनेशन उनका किया जाता है। और यहाँ पर 7 पदार्थ जिनकी चर्चा की जाती है,
और उसमें पहले हम पदार्थ के स्वरूप को जाने, क्योंकि बिना वर्ल्ड व्यू जाने, क्योंकि पूरे के पूरे भारतीय दर्शन में जो आपस में इनके बीच जितने भी तरह के भेद होते हैं, ये भारतीय परंपरा की ये बहुत ही विशेषता रही है कि एक ही विचारधारा के भिन्न भिन्न अपने वर्ल्ड व्यू सबके होने की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल्स अलग अलग डेवलप हुए। जैसे वेदांत को उठाया जाए तो अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, वहां पर देखे तो वेदांत में भी वेदांत परंपरा एक है, लेकिन उस परंपरा में विचारधारा, उनकी जो जगत के प्रति दृष्टि है आचार्यों की, उस दृष्टि के भेद के कारण अलग नए नए संप्रदाय विकसित हुए। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना कर दी, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत की स्थापना की, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत की स्थापना कर दी, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत की स्थापना कर दी, मध्वाचार्य ने द्वैत की स्थापना कर दी, कश्मीर में देखेंगे शिवाद्वैत की स्थापना होगी, शिवाद्वैतवाद की। तो अद्वैत भी बहुत तरह के हैं। तो इस तरह से कोई भी विचारधारा जो दृष्टि है जगत को देखने की, अर्थात जो भी हमारे ऋषियों की अपनी दृष्टि रही है, वैसी ही उन्होंने अवधारणाएं स्थापित कर दी। इस तरह से भारतीय दर्शन में जो स्वतंत्र चेतना की जो विविधता है वो मिलती है, लेकिन इनके बीच में जो मतभेद है वहां डिस्कोर्सेज होते हैं, डिस्कोर्स वाद के माध्यम से हमारे दर्शन का डेवलपमेंट हुआ है। और इस रूप में देखें तो जो पहला पदार्थ की अवधारणा न्यायवैशेषिक सिस्टम में की गई है, ये बहुत ही सिंपल ढंग से जगत को व्याख्या करते हैं और कहते हैं जगत पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड इज नथिंग बट एंटिटी। संसार क्या है? पदार्थ ही केवल है। अब पदार्थ को दिखाते हैं, पदार्थ क्या है? पद और अर्थ, अर्थात पदस्य अर्थ है पदार्थ है। ये जो पद अर्थात टर्म और मीनिंग, पदार्थ क्या है? जो टर्म और मीनिंग के रूप में जो कुछ भी हमारे समक्ष होता है वो सब कुछ पदार्थ होता है। जैसे पेन एक टर्म है, ठीक? पेन शब्द जब मैं बोलता हूं तो पेन एक टर्म है, और जो पेन मेरे हाथ में है जिसको देख देख करके मैं कहता हूं ये पेन, तो ये पेन जो है ये अर्थ है। तो टर्म और अर्थ, अर्थात जो टर्म और मीनिंग के रूप में होता है, अर्थात जो टर्म जो हम बोलते हैं वो उस रूप में, और उस टर्म से करेस्पॉन्ड करने वाली रियलिटी भी अगर है तो वह सब कुछ पदार्थ है। अन्यथा इनसे भिन्न जो अर्थात जो टर्म और मीनिंग के रूप में नहीं होता है वह सब कुछ अपदार्थ हो जाता है। अर्थात पदार्थ और अपदार्थ, पदार्थ और अपदार्थ का एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे स्काई फ्लावर, हम टर्म तो बोल सकते हैं लेकिन कहीं भी उसकी मीनिंग नहीं होती है। Sir, is it similar to the correspondence theory of truth? वही अर्थ होगा। हाँ, यहाँ पर इतना कह सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है, क्योंकि जब हम मिलाते हैं तो करस्पॉन्डेंस थ्योरी में भी यही चीज होती है, लेकिन वो वेस्ट की जो थिंकिंग है वो थियरी के रूप में दूसरी है। लेकिन हाँ, यहाँ तक जहां तक सिमिलरिटी देख सकते हैं, लेकिन पदार्थ निरूपण इनका एक अलग चीज भी डेवलप होने लगती है, पूरी तरह से सिमिलर नहीं होता। लेकिन पदार्थ को जो डिफाइन करते हैं इसी रूप में कि पद और अर्थ के रूप में है, क्योंकि वो यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंस थ्योरी है वो एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्कोर्स केवल है, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. यह जो है इनका जो है पदार्थ की अवधारणा मेटाफिजिकल डिस्कोर्स है। Okay, sir. देखा Yes, जाए sir. तो समझ Yes, रहे sir. हैं, ये Yes, sir. मेटाफिजिकल इस रूप में है कि ये जगत की व्याख्या कर रहे हैं। Yes, sir. करस्पॉन्डेंस थ्योरी में तो ज्ञान के संदर्भ में वो है ना, जो epistemology, हमारी yes, जो sir. थियरी है वो Knowledge. ज्ञान मीमांसा की थियरी है। Yes, sir. समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वो हमारी एक ज्ञान मीमांसा की थियरी है, जिसमें कि ज्ञान मीमांसा की थियरी का जो मूल जो विषय होता है, जैसे प्रमाण मीमांसा देखें तो ज्ञान उसके समक्ष परिप्रेक्ष्यों में जो विवेचना का विज्ञान है, वहां पर ज्ञान है, उससे संबंध जो Yes. हमें ज्ञान कैसे मिल रहा है उसका विवेचन है। Yes. Yes, sir. यहाँ पदार्थ की बात करते हैं कि इनकी तत्व मीमांसा के रूप में डिस्टिंक्शन, इनका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
तो कहते हैं पद और अर्थ के रूप में, अर्थात जो भी पद और अर्थ के रूप में होगा वही पदार्थ है, और उसके रूप में जो नहीं होगा, अर्थात जो टर्म तो हम बहुत बोल सकते हैं जिससे कर, इसीलिए कहते हैं ज्ञेयत्व अभिधेयत्व पदार्थ लक्षण। पदार्थ का लक्षण क्या है? नोएबिलिटी और नेमेबिलिटी, दोनों चीज होनी चाहिए। जो नोएबल भी हो और नेमेबल भी हो वही पदार्थ होगा। केवल नाम देने से पदार्थ नहीं कोई चीज हो जाएगा, हमें वो जो है जाना भी जा सके। तो इस तरह से पदार्थ की अवधारणा ये पूरा देते हैं। और इन्हीं 7 पदार्थों का जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग इस पूरे टेक्स्ट में करेंगे, जो कहते हैं वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अभाव भी एक पदार्थ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो पदार्थ कैसे है जो हम लोग अभाव में आएंगे, अर्थात सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, इनहेरेंस, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर एंड एब्सेंस। ये हमारे जो हैं जो 7 हमारे पदार्थ हैं। और इन पदार्थों में अब एक एक सब हम पदार्थों को लेकर के हम जो संस्कृत टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के थ्रू, इसलिए आप लोग जो है आप ऑनलाइन भी आप लोग बुक को मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं देखूंगा डाल दूंगा उस पर। तो हम संस्कृत के थ्रू ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स के माध्यम से ही हम लोग पूरा इसको स्टडी करेंगे। ठीक है? हेलो जी सर, जी सर। Yes, sir. यस सर। तो आज मुझे लगता है और लोग आए भी नहीं है, तो आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है? जी सर। पदार्थ की अवधारणा पर कल से जब हम लोग मिलेंगे कल, तो फिर हम लोग आप लोग टेक्स्ट सामने रखिए, क्योंकि आज बताना जरूरी था, टेक्स्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना टेक्स्ट के हम ऐसे हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन बिना आप लोग टेक्स्ट के सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। ठीक है? ओके सर, ओके। चंदन भी जुड़ गए हैं? हेलो जी सर, मैं चंदन, जुड़ा हुआ था सर। हेलो, हाँ मैं जुड़ा हुआ था सर, सुन रहा था। जी सर। हेलो। आप थे जुड़े हुए थे? जी सर, मैं जुड़ा हेलो, हुआ था, मैं सुन रहा था सर। हेलो। अच्छा हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं, तब ठीक है। हाँ मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब ये जो है पदार्थ की, जैसा कि हम लोग अवधारणा हम लोग सामान्यतः देखे थे, लेकिन आप लोग इंडियन थियरीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक जो विशेष करके न्याय वैशेषिक सिस्टम का जो है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख भी लीजिए। जैसे कि न्याय वैशेषिक दर्शन में 16 पदार्थों की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, जिसमें हम उन पदार्थों के नाम का हम भी डिस्क्रिप्शन कर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आप लोग इसको जान लीजिए। इन्हीं पदार्थों का सबका अंतर्भाव आकर के 7 पदार्थ में हो जाता है। ये पदार्थ इसे प्रमाण, प्रमाण क्या है? प्रमाण यथार्थ ज्ञान का साधन क्या कहा जाता है? प्रमा जो है यथार्थ ज्ञान हमारा होता है। तो जो प्रमा का जो साधन होता है वो हमारा प्रमाण है। प्रमा क्या है? तद्वत तत्प्रकार को अनुभव प्रमा, जो जैसा है उसी तरह का अनुभव होना, यह प्रमा है। जैसे उसी तरह उसको समझना, जैसे यक्ष को यक्ष समझना, वाई को वाई समझना, यह प्रमा है। लेकिन यक्ष को वाई समझना, वाई को यक्ष समझना, ये अप्रमा है। वेस्टर्न परंपरा में केवल ज्ञान को जो है डिफाइन किया गया है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज में, कि ज्ञान क्या है? जस्टिफाइड ट्रूथ बिलीफ। ये ज्ञान की परिभाषा के रूप में आप लोग देखते हैं, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स के रूप में बहुत सारी चीजें आगे आती है। लेकिन भारतीय परंपरा में ज्ञान को 2 तरह का माना गया है। यहाँ पर जो एक यथार्थ ज्ञान है और दूसरा अयथार्थ है। अयथार्थ भी ज्ञान का एक रूप है, क्योंकि जब तक वो हमें, अयथार्थ ज्ञान उसको इसलिए कहा जाता है कि वह भी हमें प्रभाव देता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे रज्जू में सर्प देखते हैं, तो जब तक हम रज्जू को फिर से रज्जू नहीं समझते हैं, रस्सी को रस्सी नहीं देखते हैं, तब तक सर्प जब समझते हैं तब तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान जो है वो वह भी एक रूप है, अयथार्थ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का एक रूप है। तो इस तरह से प्रमाण एक पदार्थ है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, 4 प्रमाण स्वीकृत है। भारतीय दर्शन की परंपरा में हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरे प्रमाण के विभाजन भी समझिए कि न्याय जो कौन दर्शन कितने प्रमाण को मानता है। जैसे चार्वाक दर्शन केवल एक प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष को।
बौद्ध perception. और वैशेषिक दर्शन दो प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। सांख्य दर्शन, जैन दर्शन तीन प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द को। न्याय दर्शन चार प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, चार प्रमाण को। इसी तरह से प्रभाकर मीमांसा पांच प्रमाण को मानता है, एक अतिरिक्त प्रमाण को भी मान लेते हैं, अर्थापत्ति। और कुमारिल फिर एक और प्रमाण को मान लेते हैं, जो अनुपलब्धि प्रमाण को भी। तो इस तरह से प्रमाण को भारतीय दर्शन के सब अपने अपने जो मेथोडोलॉजी है, अपनी तत्वमीमांसा, उसके अकॉर्डिंग जितनी जिसको जरूरत समझी, समझ में आया, जितना बेहतर लगा लोगों को, और उन्होंने उतने प्रमाण को माना और उसको मानने का कारण भी स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि केवल मान लिया, उसके पीछे उनकी लॉजिक है, उस लॉजिक के आधार पर उन्होंने उतने प्रमाण को, और जो कम, जैसे दो को मानते हैं, शेष का अंतर्भाव उसी में कर देते हैं, जो अंतर्भाव नहीं करते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रमाण के रूप में उसको स्टेब्लिश करते हैं। इसी तरह दूसरा जो पदार्थ उसका है वो प्रमेय पदार्थ है। प्रमेय कहा जाता है प्रमा का जो विषय है। एक्चुअली ये सारे टर्म आपको जानना जरूरी है इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, कि प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है, प्रमेय। प्रमेय क्या है? जो प्रमा का विषय है। ये सारे टर्म प्रमा से निकले हैं। प्रमा का जो विषय होगा वह प्रमेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, दैट इज प्रमेय। इसमें आत्मा, शरीर, पांच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, जो पुनर्जन्म की स्थिति, फल, दुख, अपवर्ग, ये 12 तरह के प्रमेय न्याय दर्शन में स्वीकार किए गए। अर्थात जो प्रमा के जो विषय हैं ये सब प्रमेय हैं। प्रमेय की चर्चा भी पूरे वैसे न्याय दर्शन में की गई है। इसी तरह संशय, संशय मन की एक अवस्था है जिसमें मन के सामने दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं और उनमें से किसी एक का निश्चय नहीं हो पाता, तो यहाँ संशय उत्पन्न होता है। जैसे किसी दूरस्थ वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो पाना कि यह मनुष्य है या कुछ और है, इस तरह की स्थिति, जो भी ज्ञान निश्चयात्मक जब नहीं होता है तो संशय उत्पन्न होता है। तो संशय को भी एक 16 पदार्थों में इनका एक पदार्थ माना जाता है, वैशेषिक का न्याय का जो है। इसी तरह से प्रयोजन अर्थात वह अर्थ जिसकी प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है, जो हमारा, जैसे मैंने प्रयोजन बताया था, ग्रंथ को लिखने के लिए भी ग्रंथकार का एक प्रयोजन होता है। मैंने बताया था ना, यहाँ प्रयोजन क्या था, इस ग्रंथ को जो तर्क संग्रह है इसको लिखने का प्रयोजन क्या था, बाला नाम सुख बोधाय, इसका प्रयोजन है। जो पहली कार्यक्रम बताया है कि निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अर्थात इसका जो प्रयोजन पहले ही उसमें जो है उनके मंगलाचरण में ही आ जाता है कि बाला नाम, यहाँ बालकों के सुख के लिए कहने का मतलब है, ये लक्षणा में है कि यह उनके लिए है जो इस विषय से विज्ञ नहीं है, वो उसके इसके संदर्भ में वो बालक है। तो प्रयोजन भी एक पदार्थ था। इसी तरह दृष्टांत, दृष्टांत हमारा एग्जाम्पल्स होता है जो सर्वसम्मत उदाहरण है जिसे वादी और प्रतिवादी दोनों स्वीकार करते हैं, यह अपने तर्क की पुष्टि के लिए दिया जाता है। दृष्टांत, कोई भी दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आप अनुमान पढ़ते हैं तो अनुमान में होता है हिल इज फायरी बिकॉज हिल इज स्मोकी, व्हाट एवर इज फायर इज स्मोकी, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये क्या हो जाता है, एक दृष्टांत हो जाता है। और फिर उसके आधार पर कहते हैं हिल इज स्मोकी देयरफॉर हिल इज फायरी, कि पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। तो ये दृष्टांत भी यहाँ पर पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया था, न्याय में किया गया। इसी तरह सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है, थियरी, जो किसी भी दर्शन की जो स्थापित मान्यता होती है उसको सिद्धांत कहा जाता है। जैसे चैतन्य को आत्मा का गुण मानना न्याय दर्शन का एक सिद्धांत है। ये अलग बात है कि चैतन्य को आत्मा का वो आगंतुक गुण मानता है, धर्म मानता है। न्याय दर्शन इसको न्याय वैशेषिक सिस्टम में पढ़ेंगे तो यहाँ क्लियर है कि ज्ञान अधिकरण आत्मा सदुविधा जीवात्मा परमात्मा च इति। तो ज्ञान का अधिकरण जो है वो आत्मा है जो है, लेकिन अर्थात ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह का सिद्धांत है उनका। तो चैतन्य जो है वहां पर कहां पर है, वो आत्मा में रहता है, क्योंकि जहां ज्ञान होगा वहीं आत्मा होगी। ठीक है, लेकिन
अब न्याय वैशेषिक इसको जो है आगंतुक धर्म मानता है, इसेंशियल क्वालिटी नहीं मानता, ये हम लोग डिस्कशन में वहां देखेंगे। लेकिन फिर भी एक सिद्धांत को ये कहा जाता है, जहां इस तरह की मान्यता होती है उसको सिद्धांत कहा जाता है। इसी तरह से अवयव, होल और पार्ट, जिसे होल के साथ साथ पार्ट होता है, तो न्याय दर्शन में अवयव की स्वीकृति अनुमान के अंगभूत वाक्यों के लिए, जैसा हमने बताया था कि नहीं कि अनुमान का जो 5 हमने बताया था, पंचावयव अनुमान, तो 5 अवयव उसके हैं। जैसे हिल इज फायरी, हिल इज स्मोकी, व्हाट इज फायरी स्मोकी, हिल इज स्मोकी देयरफॉर हिल इज फायरी। ये जो है 5 स्टेप जो अनुमान के हैं, इसमें एक स्टेप्स को अवयव कहते हैं हम उसके। जैसे होल अनुमान होल प्रक्रिया है, तो उसके किसी एक भाग को हम उसका अवयव कहते हैं, अर्थात पार्ट होल का एक रिलेशन है। और बहुत ही एक नई तरह की चीज देखेंगे कि सामान्यतः हमें समझ में आता है कि होल जो है कहाँ, सामान्यतः कहते हैं कि पार्ट होल में होता है, लेकिन न्याय वैशेषिक सिस्टम आप लोग कहीं भी आप देखेंगे तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि बहुत ही चिंतन का विषय, होल पार्ट में होता है कि पार्ट होल में होता है। आप लोग इस पर Okay. विचार करिएगा कि होल से पार्ट बनता है कि पार्ट से होल बनता है, कौन ज्यादा वो है, मतलब इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है। इसी तरह से तर्क जो है न्याय वैशेषिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण न्याय सिस्टम मुख्य रूप से माना जाता है, जो बाद में वैशेषिक सिस्टम इसमें आ जाता है 7 पदार्थों में। यह भी एक युक्ति का रूप होता है, जिसमें किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उसके विरोधी का जो सिद्धांत होता है उसमें दोष दिखाया जाता है तर्क में। ये तर्क भी एक पदार्थ वहां पर है। इसी तरह से निर्णय एक पदार्थ है। निर्णय यह किसी विषय का निश्चित ज्ञान होता है जो किसी प्रमाण के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि प्रमा का करण जब प्रमाण बनता है, कहते हैं ना प्रमा करणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा जो है की सिद्धि के लिए प्रमाण होता है। तो इस ग्रंथ में पूरी तरह डिफाइन किया गया प्रमा करणम प्रमाणम, तो इसलिए प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। तो निर्णय जो क्या होता है, जब हम प्रमाण के द्वारा किसी बात को सिद्ध करते हैं तो संशय का जब निराकरण हो जाता है तब वो हमारा निर्णय आ जाता है वहां पर। इसी तरह से वाद, वाद बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर इस पूरी परंपरा में प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारतीय दर्शन की परंपरा डिस्कोर्स की परंपरा रही है। डिस्कोर्स का मतलब है वह विचार है जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वादी और प्रतिवादी एक दूसरे के विचारों का खंडन करके अपने सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। यहाँ तार्कतः अपनी बात को रखने के लिए तर्क के आधार पर दूसरे की बात को खंडित किया जाता है, वह डिस्कोर्स कहा जाता है। क्योंकि जो है उसके पीछे ग्राउंड होना चाहिए। अगर हम आपकी बात को, यह परंपरा इसी तरह की नहीं है, भारतीय चिंतन परंपरा में देखें तो एक ही स्कूल में अपनी बात को या अपने परंपरा के पहले की बात को जस्टिफाई करने को और अच्छे से स्ट्रांग करने के लिए उसके भी आचार्यों की बहुत सारी बातों को रिजेक्ट करके फिर से नए ढंग से स्टेब्लिश किया जाता है या नई चीजें जोड़ी जाती हैं। तो जैसे कहीं भी उठा लेंगे तो जैसे बुद्धिज्म को अगर उठा लेंगे, जैसे दिग्नांग परिभाषाएं इसीलिए चेंज की जाती, परिवर्तित होती रहती। दिग्नांग जब प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हैं या जो है दिग्नांग, तो कल्पना पोढ़म ज्ञानम प्रत्यक्षम की बात करते हैं, लेकिन धर्म कीर्ति बाद में आते हैं तो कल्पना पोढ़म अभ्रांतम ज्ञानम प्रत्यक्षम की चर्चा करते हैं, फिर उसमें शब्द को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से डिस्कोर्स जब होता है, क्या है कि वादी प्रतिवादी में ही नहीं, अपने विचारधारा में भी अगर कमी होती है तो उसको भी ठीक करते हैं, लेकिन प्रतिवादी के साथ उनका होता है मुख्य रूप से डिस्कोर्स की वाद विवाद की जो प्रतियोगिता होती है उसमें तर्क के माध्यम से अपने प्रतिवादी की बात को रिजेक्ट किया जाता है और अपनी बात को रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन और भी यहाँ पर कुछ जो है पदार्थों की चर्चा है, जिसमें जल्प, जल्प कहा जाता है जब वादी और प्रतिवादी केवल अपने विरोध का उद्देश्य चेंज हो गया, वहां का उद्देश्य अपनी बात को सिद्ध करना था लेकिन तर्क के आधार पर सिद्ध करना था। उद्देश्य था अपने यथार्थ को रखना अपने विश्लेषण के रूप में, और दूसरे के बात को जो लॉजिकली अगर उसका कमी है तो उसको कमी को दिखाना था। लेकिन जल्प में क्या हो रहा है, वादी एवं प्रतिवादी केवल अपने विरोधी को पराजित करने के लिए वाद विवाद करते हैं। जब एक उद्देश्य हो कि हमें केवल इसको पराजित करना है, जैसा कि आजकल टीवी उसमें जो है आप देखते होंगे, जो टीवी में जो लोगों का आता है आपस में विश्लेषण करने का,
जो बैठते हैं, तो वहां पर क्या होता है, केवल उसको जो है कमी दिखाई जाती है, बिना ग्राउंड के, बिना किसी लॉजिक के। ठीक है, इसी तरह से वितंडा होता है। वितंडा भी एक रूप है जिस वो ऐसा मतलब वाद विवाद का, जिसमें केवल अपने विरोधी को पराजित करने के, इसमें उद्देश्य क्या है कि केवल इसका उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता जल्प में, लेकिन यहाँ पर देखें वितंडा में, जिसमें केवल अपने विरोधी को पराजित करने के लिए वाद विवाद किया जाता है, यह अपने जीतने के उद्देश्य से भी नहीं किया जाता। इसका एकमात्र उद्देश्य अपने विरोधी के विचारों का खंडन करना होता है। एक होता है कि जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का उसका उद्देश्य नहीं होता है, वाद विवाद करते हैं, विरोधी को पराजित करते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना उनका उद्देश्य नहीं होता। लेकिन दूसरे में क्या होता है, केवल उद्देश्य क्या होता है कि इसका एकमात्र है कि विरोधी के विचारों का हमें खंडन करना है, बस, और कुछ नहीं। जैसे जो कहें हम उसको स्वीकार नहीं करना है, ये जो होता है इसको वितंडा कहा जाता है। ये भी एक पदार्थ के रूप में न्याय दर्शन में स्वीकार किया गया था। इसी तरह हेत्वाभास, हेत्वाभास आप लोग पढ़े होंगे। हेतु का आभास अर्थात अनुमान का जो दोष होता है, अनुमान की जो प्रक्रिया में हेतु, हेतु जो होता है साधन होता है, क्योंकि अनुमान में तीन चीज होता है, नमस्कार हेतु। हाँ सर। भैया, दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली, टाइम हो गया। सर 2 मिनट बस, दो शब्द और बता के तो दिल्ली से हेत्वाभास होता है अनुमान का दोष है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसी तरह छल जो है, यह देखें तो वाद में विपक्षी के मुख्यार्थ को छोड़ करके उसके लाक्षणिक अर्थ को आक्षेप करना या विरोधी के मान्य अर्थ को अनर्थ में बदलना छल होता है। इसी तरह जाति है, जो विशेष अर्थ में आया है यहाँ जाति, यह भी छल की तरह एक दुष्ट उत्तर होता है। ठीक है, और इन सब के साथ एक निग्रह स्थान होता है, जहां वाद विवाद का स्थान होता है, जहां विरोधी को हार स्वीकार करनी पड़ती है। इस तरह से इन 16 पदार्थों की न्याय दर्शन में चर्चा है। इन 16 पदार्थों का अंतर्भाव इन 7 पदार्थों में करके न्याय वैशेषिक सिस्टम में अन्नम भट्ट ने इन पदार्थ के स्वरूप को डिफाइन किया है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Okay, sir. Thank you.